नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और गोरखपुर से खबर आ रही है। यहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। बदमाश जो है घायल हुआ है, दूसरा फरार हो गया। रामगढ़ ताल थाना के वाटर पार्क के पास से मुठभेड़ हुई है। 1.5 लाख नगद बरामद हुए हैं। इनके पास से बाइक बरामद हुई है। अवैध असलहा बरामद हुआ है। कलेक्शन एजेंट से इन्होंने 5,28,000 रुपए लूटे थे। आंख में मिर्ची पाउडर डालकर इन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश जो है वो घायल हुआ है, गिरफ्तार, और दूसरा जो है वो फरार हो गया है। तो गोरखपुर से खबर आ रही है, 5,28,000 रुपए इन्होंने एक एजेंट से लूटे थे और ये याद रहे आंख में मिर्ची डालकर इन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और अमूमन इस तरह से आप ये देखेंगे कि लूट करने वाले एक टीम, एक गिरोह जैसे है वो होते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बताइएगा जरा, ये कितने लोग थे? क्योंकि एक घायल हुआ, एक फरार हो गया। क्या ये 2 ही थे या और भी थे? और अब कैसे आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा रही है? देखिए जी, तभी 13 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी रामगढ़ ताल थाने के पास। वहाँ पे एक फाइनेंस कर्मचारी था, उससे 5,28,000 की लूट हुई थी। उसी मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच को तलाश थी बदमाशों की, और पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश लूट की एक और वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी की थी। और उसमें मुठभेड़ में एक बदमाश को, जिसने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की थी, उस जवाबी फायरिंग में पुलिस ने की गोली से घायल हुआ है। और उसके पास से बताया जा रहा है, अभी तक जो पुलिस की जानकारी बताई जा रही है, 1.5 लाख नकदी और असलहे और तमंचे बरामद हुए, जबकि उसका एक साथी फरार हुआ है। फिलहाल बदमाश की आपराधिक इतिहास के खंगाला जा रहा है और भी उसके अपराध में जुड़े होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पूछताछ की जा रही है। अभी घायल उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर हापुड़ से है। यहाँ गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हुआ है। 2 गौ तस्कर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। प्रतिबंधित पशु का कर रहे थे कटान, ये आरोप है इन पे। भारी मात्रा में मांस भी बरामद हुआ है। तमंचे बरामद हुए। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। विपिन, ये पूरी खबर बताइएगा। देखिए, बीती रात पुलिस 2 तस्कर प्रतिबंधित पशुओं का कटान कर रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो इनसे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 तस्कर की गोली लगी है और साथ ही 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 3 कुंटल से अधिक प्रतिबंधित पशुओं का मांस बरामद हुआ है। साथ ही तमंचे मिले हैं और जो पशु कटान करने के उपकरण है वो भी बरामद किए हैं। और ये दोनों, एक 2 तस्कर जो है वो मेरठ के रहने वाले हैं। एक का नाम सिराज है, दूसरे का नाम नजर है। इससे पहले भी ये ऐसे मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस इनका आपराधिक इतिहास संभाल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात सियासत की करेंगे। आज सियासत का सुपर सैटरडे है। मिशन 2022 की तैयारी में सियासी दल जुटे हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में रहेंगे। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का औरैया इटावा का दौरा है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का हरदोई दौरा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। तो हर पार्टी के नेता जो हैं आज दौरों की कमान संभाल रहे हैं। मिशन शक्ति की बात करेंगे। इसका तीसरा चरण शुरू हो रहा है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। आनंदीबेन पटेल भी, यानी कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और योगी सरकार चला रही है मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा इस कार्यक्रम के जरिए दिया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा कार्यक्रम। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए लोन ट्रांसफर हुआ है। 5100 करोड़ रुपए का लोन होगा ट्रांसफर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। कामकाज पूरा करने के लिए पीएनबी से लोन लिया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए सितंबर तक यूपी में 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। 23 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बूथ सम्मेलन के बाद कार्यकर्ता लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीति है कि उन लोगों को भी पार्टी में शामिल किया जाए जो प्रदेश या केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।
जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा फतेहपुर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भानु प्रताप वर्मा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसने को कहा है। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया है आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद जिले की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और प्यार मिल रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग को लगता है कि जो हम लोग का पिछला रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। 350 सीटें थी, अब की बार हम 350 सीटें जीत कर पुनः सत्ता में वापसी आएगी हम लोग। लखनऊ से खबर आ रही है, शायर मुनव्वर राणा पर एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का इन पर आरोप है। हजरतगंज थाने में SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। दलित नेता PL भारती ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी इन्होंने और इसी वजह से एफआईआर हुई है। तालिबान को लेकर भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 2019 में बालाकोट चला था, 2022 में तालिबान चलेगा। बीजेपी ने आचार्य प्रमोद पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 2019 में बालाकोट चला था, 2022 में तालिबान चलेगा। तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा ये सबको पता है। देखिए 2019 में बालाकोट चला, 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। और जब तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा ये तो आपको मालूम होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कांग्रेस को वोट बैंक होने का डर है। कांग्रेस में तालिबान का विरोध करने की हिम्मत नहीं। तो आप में दम हो, आप भी करिए, आप निकल कर आइए तालिबान के खिलाफ विरोध कर, आप बात करिए विरोध की, तो आप बात करेंगे नहीं क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो जब आप तालिबान का विरोध नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में आखिर आतंकवाद पल्लवित पोषित हुआ किसके कारण से हुआ? निश्चित रूप से कांग्रेस के कारण से हुआ। बुलंदशहर में गुलावटी थाना क्षेत्र के उल्हेड़ा गांव में पिछले 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई और अब इन मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। गांव वालों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कही है। गांव वालों का आरोप है कि इलाके में नकली शराब का कारोबार हो रहा है। कुछ लोग जहरीली शराब को सस्ते दामों पर लाकर गांव में बेचते हैं। पीने से लोगों की जान जा रही है। खबर जो है पुलिस को दी गई। DM और SSP सहित तमाम आला अधिकारियों ने गांव में जाकर हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने ठेके को सील किया है और जांच के लिए शराब के सैंपल भेज दिए गए हैं। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये मौतें शराब पीने से ही हुई है या फिर वजह कोई और है। 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत 3 दिन पहले, जिसमें हरवीर सिंह और मुकेश यादव। तीसरी मौत आज हरिंदर राज यादव की हुई है। तीनों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है और जहरीली शराब गांव में इलीगल तरीके से बनाई जा रही है और उसके सेवन से इन्हें जो मृत्यु हुई है। ये शराब इन लोगों ने कहाँ से खरीदी थी? ये गांव से नहीं, ठेके से नहीं खरीदी, गांव में से ही खरीदी है। जो ठेका है उस पर भी सील कर दिया गया है और उसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी थी, क्या इन्होंने चखने में कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं खाई जिसकी वजह से पॉइजनस हो गया हो, या अन्य क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा बिसरा प्रिजर्व है, उसकी परीक्षण रिपोर्ट से भी इस तथ्य का आकलन होगा कि क्या कारण थे। यूपी में योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और इसी क्रम में अलीगढ़ में शराब माफिया अनिल चौधरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अनिल चौधरी की 52 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 सप्ताह में शराब माफियाओं की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यूपी में योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। अलीगढ़ में शराब माफिया अनिल चौधरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अनिल चौधरी की 52 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। शराब माफिया अनिल कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत की गई है। पुलिस का ये एक्शन 3 सप्ताह से जारी है। पुलिस ने 3 सप्ताह में शराब माफियाओं की करीब 66 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया है।
शराब माफिया अनिल चौधरी की 51 करोड़ 80 लाख के लगभग की जो संपत्ति है उसको राजहित में कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत की गई है। यह और बता दें कि अन्य माफिया ऋषि शर्मा, मुनीश शर्मा और इनके परिजन, उनकी जो संपत्ति थी, साथ ही विपिन यादव की संपत्ति और इनका एक अन्य सहयोगी विक्रम सिंह, उसकी संपत्ति, और इसी तरह इनके जो इस गलत कार्य में जो इनके साथ देते थे उनकी संपत्ति भी करोड़ों की जो थी उसको पूर्व में ही जब्त किया जा चुका था। हरदोई शहर में लूट और चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दाल व्यापारी की दुकान में ग्राहक बनकर 3 बदमाश घुसे और मुनीम को बंधक बना लिया। इसके बाद 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। तीनों बदमाशों की तस्वीरें भी कैद हुई। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी। तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उस आधार पर और कर्मचारी मुकेश के बयानों के आधार पे बहुत जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और इन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, बरामदगी की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। खबर बुलंदशहर से है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के नदीपुर गांव में 7 महीने की मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पता नहीं अपने कलेजे के टुकड़े को मार डाला। बताया जा रहा है कि अनबन की वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। फोन पर वो पत्नी से बात कर रहा था। इसी दौरान मासूम बच्चा जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। गुस्सा कर पिता ने बच्चे की जान ले ली। उसने कहानी गढ़ते हुए पत्नी और उसके प्रेमी पर बेटे की हत्या का आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की। फिलहाल मामला पुलिस के सामने है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को हिरासत में लिया। उसने फोन मिला करके उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने प्रेमी सरताज से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। इसी बीच वो छोटा बच्चा जग गया और चिल्लाने लगा। इसी बात पे गुस्से में आकर के उसने बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक कहानी बनाते हुए वो पुलिस में गया, थाने पे आया और थाने पर आकर के सूचना दी कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी सरताज ने उसके छोटे बेटे की हत्या करके दोनों भाग गए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में हम लोगों ने टीम लगा करके उस महिला को बरामद किया तो पूरी सच्चाई निकल के सामने आई कि महिला तो पहले ही जा चुकी थी और उस बच्चे की हत्या उसके पिता दानिश के द्वारा की गई। गोरखपुर से खबर आ रही है, गोली लगने से महिला जख्मी हो गई है। पैसों के लेन देन के विवाद में गोली चली है। बीच बचाव के दौरान महिला को गोली लगी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस जो है गिरफ्तारी में जुटी हुई है। खबर बरेली से आ रही है। झोलाछाप डॉक्टर की गोली मारकर हत्या हुई है। उत्तराखंड बॉर्डर के पास हाईवे किनारे हत्या। पुलिस ने डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहेड़ी थाना इलाके के अरसिया बोझ गांव की ये घटना है। और अब एक सुकून देने वाली खबर आ रही है। भारत को 6ठी वैक्सीन मिल गई है। भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है। डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने जाइकोव डी वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन 12 साल से बड़े बच्चों को लग सकेगी। जाइकोव डी 3 डोज वाली वैक्सीन है। गोरखपुर पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया है। इस वारदात के बाद से आरोपी पति फरार था, लेकिन शाहपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही इसे दबोच लिया है। फतेहपुर में रिहायशी इलाके में देसी शराब की दुकान खुलने से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। महिला प्रधान के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने ठेके पर धावा बोला और दुकान के सामने लगे बोर्ड को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारी महिलाओं को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र के कलाना मोहल्ले का है। इन महिलाओं ने पहले ही सेल्समैन को आबादी के बीच से शराब की दुकान हटाने के लिए कह दिया था, लेकिन सेल्समैन नहीं माना। इसके बाद महिलाओं ने धावा बोला। हम लोग चाहते हैं कि आबादी के बाहर होना चाहिए, आबादी के अंदर न रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बर्बादी के अलावा भलाई नहीं होगी और अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर बहुत भारी विवाद होगा। हम लोग सहन बच्चे रहते हैं और लड़का बिटियाँ रहते हैं, यहाँ भविष्य बर्बाद होगा और हमारे गाँव कलाना में ठेका नहीं होना चाहिए।
फतेहपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार एक व्यक्ति की मौत ही हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थरियाप थाना क्षेत्र के भारतपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। मरने वाला व्यक्ति जो है वो एटा जिले का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।